हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवहट्ट भाषा का व्याकरणीय स्वरूप एवं विशेषताओं के विषय में चर्चा करने वाला हूं। इसके पूर्व के वीडियो में जो चौथा हमारा वीडियो है उसमें आपको मैं अवहट्ट भाषा के व्याकरण का कुछ अंश और कुछ तथ्य बता चुका हूं। उसी क्रम में यह जो है आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। जो यह अवहट्ट भाषा का व्याकरणीय स्वरूप है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी आदि अपर क्लास एग्ज़ाम में अक्सर इसमें से प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और सुनें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे एक खेत के मेड़ से छोटा सा होल हो जाए तो अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में जो है वो पूरा खेत का पानी बह जाता है। इस प्रकार से हमको जो हमारा ये जो हिंदी भाषा है और जो अंग्रेज़ी भाषा है और जो संस्कृत भाषा है, इसको हम लिटरेचर लैंग्वेज कहते हैं, साहित्यिक भाषा है यह। तो साहित्यिक भाषा में जो है बहुत छोटी छोटी जो है तथ्य होते हैं, उसको जानना अत्यावश्यक होता है। तो हम ज़्यादा देर न करके अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा यह वीडियो और हमारे इसके पूर्व का वीडियो, मैं आपको अपभ्रंश भाषा से संबंधित 10 वीडियो बना चुका हूँ, 10 वीडियो, और अवहट्ट भाषा का हमारा यह आपका 5वां वीडियो है। ठीक है, तो इसके क्रम में मैं जो है आगे आपको अवहट्ट भाषा का भी और भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं आपको गहनतापूर्वक किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पाठ, किसी भी विषय का एकदम गहनतापूर्वक अध्ययन कराना चाहता हूं, जिससे हमारे पढ़ाने में कोई न छूटे। तो ठीक है, मैं अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं। इसके पूर्व के वीडियो में पढ़ा चुका हूं, उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ लिखा है अवहट्ट भाषा का व्याकरणीय स्वरूप। तो इसके पहले के वीडियो में अपभ्रंश भाषा का व्याकरणीय स्वरूप पढ़ा चुका हूँ। उसी के क्रम में यह अवहट्ट भाषा का व्याकरणीय स्वरूप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दोनों में कुछ डिफरेंस भी हैं और कुछ समानताएं भी हैं। तो यहाँ देखिए, तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होने लगा। तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होने लगा, मतलब जो अपभ्रंश भाषा हमारा था उसमें इस स का जो सलीफा वाला स है इसका प्रयोग नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है अवहट्ट भाषा में तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होने लगा। क्लियर। दूसरा, मैं इसके पूर्व के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि ढ और ढ दो व्यंजन वर्ण, जिसको हम द्विगुण व्यंजन का प्रयोग होने लगा। मतलब इसके पहले अपभ्रंश भाषा में ढ और ढ ये दो जो वर्ण हैं, ये व्यंजन हैं जिनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। यह जो है नहीं था, लेकिन अब अवहट्ट भाषा में यह दोनों वर्ण बढ़ चुका है। इसके पहले मैं बता ही चुका हूँ कि स्वर में ए, आई और ओ बढ़ चुका है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अवहट्ट भाषा में स्वर में दो स्वरों की वृद्धि हुई है। एक है आपका दीर्घ ऐ और दीर्घ औ। ठीक है, ये स्वर हो गया। उसके बाद री आपका जो है, इसके पहले री जो है इस तरह लिखा जाता था, लेकिन जैसे कृष्ण है, कृष्ण, तो हम कृष्ण को कैसे लिखते थे, की री श न, इस तरह से हम लिखते थे। लेकिन अब जो है ये जो री है इसका जो मात्रा है वो अब आ गया, मतलब री भी आ गया और उसका मात्रा भी आ गया। अब हम कृष्ण को इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब अब री जो है आपका लेखन में आ चुका। किसमें? लेखन में आ चुका। दो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ आपका जो है क्या आया अवहट्ट भाषा में, आपका जो है ढ और ढ़, ये दो शब्द, ये दो वर्ण आपको जो है इसमें वृद्धि होता है। इन दोनों वर्णों को क्या व्याकरणिक क्या नाम है? द्विगुण व्यंजन।
ढ और ढ को हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। जैसे आपको पढ़ाई है, मैंने आपको बताया है, पढ़ाई में जो ढ है ये आपका यह है, और सड़क में जैसे ये ढ है। ये दो शब्दों का अवहट्ट भाषा में वृद्धि होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है शब्दगत विशेषताएं। कुछ शब्दों में जो है विशेषता आती हैं, जैसे स्वर गुच्छों में कमी, स्वर गुच्छों में कमी। ठीक है। जैसे स्वर गुच्छों मतलब क्या होता है कि जो स्वर हैं वह स्वर में जो है थोड़ा सा कमी आ रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भंडारी लिखा है, क्या लिखा है, भंडारी। तो भंडारी में देखिए यहाँ यह भी है और र पर छोटी ई का मात्रा भी है, जबकि अभ्रंश अवहट्ट भाषा में भंडा और र पर बड़ी मात्रा हो गया है और यह गायब हो गया, लोप हो गया। यह का क्या हो गया है, लोप हो गया है। उसके बाद देखिए गोरु यह लिखा है, क्या लिखा है, गोरु यह लिखा है। इसमें क्या हो गया है, देखिए र पे यहाँ छोटा ऊ का मात्रा है और यह है, जबकि यहाँ पर देखिए गो और र पर जो है बड़ा ऊ का मात्रा हो गया है। इसी प्रकार जो है देखिए अंधयार लिखा गया। पहले जो अभ्रंश भाषा में अंधयार लिखा जाता था, लेकिन अब जो है अवहट्ट भाषा में अंधार लिखा जाता है। इसका विस्तृत रूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले जो है अपभ्रंश और यहाँ है अवहट्ट। ठीक है, भाषा। ठीक है। तो जैसे यहाँ क्या कैसे लिखा जाता था, भंडारी है, यहाँ भंडारी लिखा जाता था। अब देखिए दो शब्द तो यहाँ पर है भंडा, लेकिन र जो है इस पर हर्ष स्वर है, मतलब छोटी स्वर है, तो वहाँ पर क्या हो गया, बड़ा स्वर हो गया और ये आपका गायब हो गया। ठीक है। तो क्या हो रहा है, ईश्वर गुच्छो मतलब जो शब्द जो बड़ा था वह शब्द क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो है अवहट्ट भाषा आते आते स्वर गुच्छों में जो क्या हो रहा है, संकुड़न हो रहा है, संकीर्णपन हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है। ठीक है। इसी तरह देखिए आप गो, यहाँ जो है आपका छोटा ऊ है, गोरु यह है, गोरु है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शब्द उसी तरह है गो, और यहाँ जो र है यहाँ छोटा न, यहाँ छोटा था और यहाँ पर क्या, यहाँ हर्ष था, मतलब छोटा ऊ था और यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा ऊ हो रहा है। तो गोरु और जो ये आपका यह था ये क्या हो गया, लोप हो गया। ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपका अंधयार है, अंधयार है। अब जो है क्या हो गया, अंध तो है इसमें, अंध। अब ध पर आ का मात्रा ये दोनों मिल गया, ये ध में आ क्या हो गया, मिल गया, जिस तरह स्वर संधि में मिलता है, तो हो गया अंधार। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है स्वर गुच्छों में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, मतलब संकीर्णपन या कमी, स्वर गुच्छों में कमी हो रहा है। ठीक है। स्वर गुच्छों में क्या हो रहा है, स्वर गुच्छों में आपका स्वर गुच्छों में कमी होने लगी। ठीक है। किस भाषा में, अवहट्ट भाषा में। ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर देखिए लिखा है स्वर के अकारण अनुनासिकता का लोप, स्वर के अकारण अनुनासिकता का लोप, मतलब जो है अनुनासिकता में भी जो है क्या हो रहा है, कमी आ रहा है, उसमें भी संकीर्णपन आ रहा है। अभ्रंश भाषा में जो है वो था, वो धीरे धीरे जो है इसमें लोप हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अश्रु लिखा है, अश्रु का क्या हो गया, आंसू। ग्रीवा का क्या हो गया, ग्रीव। निद्रा का क्या हो गया, नींद। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अनुनासिकता का भी लोप दिखाई देता है। फिर देखिए यहाँ लिखा है क्षतिपूरक दीर्घीकरण, क्षतिपूरक दीर्घीकरण मतलब जो है जो शब्द थोड़ा बड़ा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दीर्घीकरण हो रहा है, मतलब धीरे धीरे ये
शुद्ध शब्द की तरफ, तत्सम शब्दों की तरफ बन रहा है। जैसे आपका कम है तो क्या हो गया, काम हो गया। भट्ट है तो क्या बन गया, भात बन गया। पक है तो क्या बन गया, पाक बन गया। ठीक है। इसके बाद आप देखिए अवहट्ट भाषा की व्याकरणीय विशेषताओं में और भी है स्वर का संकुचन। जो स्वर था उसका भी क्या हो रहा था, संकुचन। मैंने आपको इसको पहले ही बताया है कि स्वर गुच्छों में क्या आ रहा था, कमी आ रहा था। उसी परिप्रेक्ष्य में स्वर का यहाँ क्या हो रहा है, संकुचन भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है धारित्री। धारित्री का क्या हो गया, धरती हो गया। धरती माता जिसको हम कहते हैं पृथ्वी माता। तो धारित्री अपभ्रंश भाषा में क्या लिखा जाता था, अपभ्रंश भाषा में जो है धारित्री लिखा जाता था, और अवहट्ट भाषा में क्या लिखा जाने लगा, धरती लिखा जाने लगा। यहाँ देखिए गृहणी है तो गृहणी के जगह पे क्या लिखा लगा, घरड़ी। घरड़ी क्या लिखा जाने लगा, घरड़ी, मतलब घर में रहने वाली। और गृहणी माने घर होता है, गृह माने भी घर होता है, घर माने भी घर होता है। तो यहाँ पहले क्या लिखा था, गृहणी लिखा जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, घरड़ी। अपभ्रंश भाषा में क्या हो रहा है, धीरे धीरे तत्सम रूपों का उत्थि हो रहा है, और जो है ये अब जो है स्वरों का क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ध में आ का मात्रा है, यहाँ ध पे आ का मात्रा जो था वो लोप हो गया है। र पे छोटी मात्रा थी तो वो भी लोप हो गया है, और त्र में र था वो भी ख़त्म हो गया है। अब सीधा सीधा हो गया धरती। उसी प्रकार यहाँ गृहणी में देखिए ग में ऋषि वाला री है, फिर है उसके बाद ड़ी है। तो ग में जो ऋषि वाला री है यहाँ पर लोप हो गया है, तो सीधा सीधा, और ग का हो गया घ, तो हो गया घरड़ी, मतलब घर में रहने वाली। ठीक है। वीडियो मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ, आपको मेरी इच्छा है कि मैं अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों को कम शब्दों में और कम समय में दे सकूँ। फिर देखिए व्यंजनों का अकारण द्वित्व की प्रवृत्ति। व्यंजनों का यह कारण मैंने बिना कारण के द्वित्व की प्रवृत्ति, मतलब दो शब्दों का प्रवृत्ति हो रहा है। एक ही शब्द जो है, एक ही अक्षर मतलब दो बार आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखिए तुर्क लिखा है, तो तुर्क का क्या हो गया, तुरुक्का। तुर्क का क्या हो गया, तुरुक्का हो गया। एक को क्या हो गया, एक हो गया। एक ये जो क है, एक आधा क और एक पूरा क, तो क्या एक का क्या होगा, एक क। तुषार का क्या होगा, तुषार। तुषार का क्या हो गया, तुषार। तो ये क्या हो रहा है, अकारण व्यंजनों का। यहाँ तो मैंने स्वर के विषय में बात किया है, अब यहाँ व्यंजन के विषय में देखिए। तो व्यंजनों में जो है अकारण जो है द्वित्व की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। फिर उसके बाद देखिए सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कारण अवहट्ट में तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कारण अवहट्ट में तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा। कहने का मतलब ये है कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मतलब ये हुआ कि ये अवहट्ट भाषा का जो काल था, उस समय विदेशी शब्दों का भी प्रयोग बढ़ रहा था, देसी शब्दों का लोप हो रहा था कुछ कुछ, और तद्भव शब्दों का लोप हो रहा था, और तत्सम शब्दों का क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। क्या कारण था, सांस्कृतिक पुनरुत्थान। मतलब उस समय कई संस्कृत के लोग, कई कल्चर के लोग हमारे देश में आ चुके थे, और सबको मिला करके एक उत्कृष्ट लैंग्वेज, उत्कृष्ट शब्द का प्रयोग धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा था। ठीक है। तो उसमें कौन शब्दों का प्रयोग अधिक हो रहा था, तत्सम शब्दों का प्रयोग। कई जब भाषाएं मिलती हैं तो उस भाषाओं में से जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उसको छांट लिया जाता है, और उसमें कुछ मिश्रण भी किया जाता है, और मिश्रण से जो शब्द निकलता है वो बहुत ही उत्कृष्ट होता है, जिसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कारण अवहट्ट में तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा। ठीक है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मतलब आप ही समझ गए कि जब अवहट्ट भाषा का जो काल था, उस समय जो है हमारे देश में विदेशी संस्कृतियों का भी आक्रमण हो रहा था। तो अपनी देश की जो लैंग्वेज थी, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, वो तो चल ही रहा था, संस्कृत तो थी ही, उसी में जो है अरबी, फारसी, तुर्की ये भी भाषा आ गया। तो इन सब को मिला करके एक उत्कृष्ट वर्ड का जो है निर्माण हो रहा था, जिसको हम तत्सम शब्द कह सकते हैं। तो यह क्लियर हो गया होगा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कारण अवहट्ट में तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ रहा था। फिर है
नपुंसक लिंग नहीं रहा, नपुंसक लिंग नहीं रहा का मतलब जब जो हमारी संस्कृत भाषा थी तो संस्कृत भाषा में 3 लिंग है। एक है आपका पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग ये कहाँ था? संस्कृत में था, ठीक है। लेकिन उत्तरोत्तर जो है लैंग्वेज का विकास होता गया, होता रहा, तो उसमें जो है ये जो नपुंसक लिंग है ये जो है अपभ्रंश भाषा और अवहट्ट भाषा में इसको नकार दिया गया। किस लिंग को नकार दिया गया? नपुंसक लिंग को। तो प्रश्न आता है कि नपुंसक लिंग जो है किस भाषा के काल में प्रयोग में नहीं आ रहा था या लोप हो गया? तो अपभ्रंश और अवहट्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं नपुंसक लिंग नहीं रहा, मतलब ये अथावत ये अपभ्रंश भाषा में भी नहीं था और आपका अवहट्ट भाषा में भी नहीं है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ लिखा है कई पुल्लिंग शब्दों के अंत में, कई पुल्लिंग शब्दों के अंत में ऊ की मात्रा तथा स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई की मात्रा होने लगी थी। मतलब कि जब जो है अपभ्रंश भाषा में से हमारा भाषा जब अपभ्रंश भाषा अवहट्ट भाषा में आ रहा था तो उस समय जो है पुल्लिंग शब्दों में के अंत में ऊ की मात्रा और स्त्रीलिंग शब्दों में अंत की मात्रा में ई की वृद्धि होने लगी थी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जो पुल्लिंग शब्द थे उसमें ऊ अंत में आ रहा था और स्त्रीलिंग शब्दों में ई अंत में आ रहा था, ठीक है। जैसे पुल्लिंग में आप आइए तो जैसे अलगू क्या लिखा है? अलगू। तो इस तरह से इसके लास्ट में ऊ आ रहा है। स्त्रीलिंग में आप आएंगे तो जैसे अग्नि है तो अग्नि में क्या आ रहा है? छोटी मात्रा आ रहा है। तो इस तरह से जो है ये आपका पुल्लिंग हुआ और ये आपका स्त्रीलिंग हुआ, ठीक है। तो ये अब अवहट्ट भाषा का है। तो अवहट्ट भाषा में पुल्लिंग शब्द के अंत में ऊकार और स्त्रीलिंग शब्द में ईकार का जो है प्रयोग बढ़ने लगा था। क्लियर? शब्दावली परंपरागत तत्सम शब्दों का प्रयोग होता रहा। मतलब कुछ शब्द जो थे वो परंपरागत थे, जो अपभ्रंश भाषा में भी चले आ रहे थे, कुछ संस्कृत में भी आ रहा था। जैसे आपको पहले हमारे जो है क्या आया? पहले संस्कृत आया, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट्ट आया, ठीक है। इस प्रकार से क्रम चलता रहा। तो यहाँ जो करा है कि परंपरागत तत्सम शब्दों का प्रयोग होता रहा। तो कुछ शब्द जो है इसका बिगड़े तो वो जो है पाली में कुछ सुधार हुआ, फिर पाली से कुछ शब्द बिगड़े वो प्राकृत में सुधार हुआ, कुछ प्राकृत से शब्द बिगड़े तो अपभ्रंश का स्वरूप बना, फिर अपभ्रंश से कुछ शब्द बिगड़े तो अवहट्ट का स्वरूप बना। तो कुछ तो सुधार होते जा रहा था, इसमें कुछ तो सुधार हो रहा था, उत्तरोत्तर सुधार होते आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे शब्द थे, यहाँ तो तद्भव शब्दों की मैंने बात किया है कि इसमें बिगड़ रहे थे, तद्भव शब्द क्या हो रहे थे? बिगड़ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे तत्सम शब्द थे जो अथावत जो है अनवरत चले आ रहे थे। जैसे संस्कृत में कुछ शब्द थे वह जो है आपका जो है संस्कृत काल में भी था, फिर कुछ तत्सम शब्द जो था वो पाली में भी आया, कुछ संस्कृत शब्द जो तत्सम शब्द थे वो आपका प्राकृत में भी आया, और कुछ जो है तत्सम शब्द थे वो अपभ्रंश में भी अथावत उसी प्रकार परंपरागत रूप से आता रहा, और कुछ तत्सम शब्द जो है अवहट्ट भाषा में भी जो है परंपरागत रूप से आ रहा था। तो इनका कहने का मतलब यही है कि परंपरागत तत्सम शब्दों का प्रयोग होता रहा, मतलब वो जारी रहा। आगे है तत्सम तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग बढ़ता गया। साथ ही साथ तत्सम तथा विदेशी शब्दों का तत्सम शब्द तो आ ही रहा था, तद्भव शब्द जो है धीरे धीरे सुधार होकर तत्सम शब्दों में बदल रहा था। उसी परिप्रेक्ष्य में उसी समय जो है तत्सम शब्दों के साथ साथ विदेशी शब्दों का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा था। विदेशी शब्द जैसे अरबी, फारसी, तुर्की ऐसे शब्दों का भी प्रचलन
अवहट्ट भाषा के समय बढ़ता रहा। देसी शब्दों की संख्या पर्याप्त थी। जो अपनी देसी भाषा के शब्द, जैसे पाली भाषा की जो शब्द थे, प्राकृत भाषा के जो शब्द थे, वो जो है वो संख्या क्या थी, वो तो वैसे ही पर्याप्त थी। लेकिन अब उसमें जो है तत्सम शब्दों का और विदेशी शब्दों का जो है संख्या उसमें बढ़ने लगी थी। यही कारण है कि हमारी जो हिंदी है बहुत ही समृद्ध भाषा है। इसमें शब्दों का जो है एक एक शब्दों का कई कई जो है पर्यायवाची होते हैं। कुछ उसमें देशज शब्दों का भी पर्यायवाची होता है, कुछ विदेशज शब्दों का पर्यायवाची होता है, कुछ जो है संस्कृत शब्दों का पर्यायवाची होता है, और देसी शब्दों की संख्या तो पर्याप्त थी ही। तो ये देसी शब्दों की संख्या जो है हमारे देश में, हमारे हिंदी भाषा में बहुत पहले से ही पर्याप्त थी। ठीक है, यहाँ कुछ तथ्य हैं। इस प्रकार अपभ्रंश का उत्तर काल मतलब प्रवर्ती काल में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय के पूर्व संधि काल की भाषा अवहट्ट थी। इस प्रकार अपभ्रंश का उत्तर काल, अपभ्रंश का उत्तर काल का मतलब अवहट्ट काल। उत्तर काल मतलब क्या होता है, आपको कई बार मैंने बता चुका है कि उत्तर काल या प्रवर्ती काल का मतलब क्या होता है, बाद की भाषा, बाद का समय। तो इस प्रकार अपभ्रंश का उत्तर काल या प्रवर्ती में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो हमारे यहाँ वर्तमान में इस समय चल रही है, जो हमारी हिंदी हम जो बोल रहे हैं, उदय के पूर्व संधि काल की भाषा, संधि काल की भाषा मैंने आपको समझाया ही था, अवहट्ट थी। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहले संस्कृत था, एक पार्ट यह है, दूसरा पार्ट यह है, और तीसरा पार्ट आपका है आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है, ये आपका पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या कह रहा है कि संधि काल की भाषा अवहट्ट थी। तो यहाँ तक जो आपका इसको कहते हैं प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, इसको कहते हैं दूसरे वाले को मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा तो है ही, भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, लेकिन जो तीसरा है उसमें लिखा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। मतलब जो हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो है उसके बीच में और अपभ्रंश के बीच में, ये देखिए दोनों के बीच में अपभ्रंश और जो है आधुनिक आर्य भाषा के बीच में जो अवहट्ट भाषा का काल है, यही आपका संधि काल है। क्या है, संधि काल है। और इसी संधि काल को कोई संक्रांति काल भी कहता है, कोई संधि काल भी कहता है, कोई संक्रमणकालीन भी कहता है, और कोई अवहट्ट भाषा भी कहता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार अपभ्रंश का उत्तर काल मतलब अवहट्ट प्रवर्ती काल में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय के पूर्व, हमारा जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसके उदय के पूर्व कौन भाषा आ रहा है, अवहट्ट आ रहा है। ठीक है, अवहट्ट भाषा थी। क्लियर हो गया। उसके बाद है अवहट्ट अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। एकदम सेम टू सेम बात वही है कि जो अवहट्ट हमारी भाषा, देखिए मैं आपको बताया हूँ कि कोई भी हिंदी का वर्ड हो, चाहे संस्कृत का वर्ड हो, चाहे वो जो है अंग्रेजी का वर्ड हो, उसमें कामा और अर्धविराम का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो है अर्थ जो है इससे बदल भी जाता है, अर्थ से अनर्थ भी हो जाता है। यहाँ देखिए अवहट्ट, अब जब एक साथ पढ़ेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकल पाए, जैसे ऐसे सीधे पढ़िए अवहट्ट अपभ्रंश और पुराने हिंदी के बीच कड़ी, इस तरह नहीं समझ में आएगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अवहट्ट यहाँ रुकना पड़ेगा, अवहट्ट मतलब अवहट्ट अपभ्रंश और पुराने हिंदी के बीच की कड़ी है। मतलब अवहट्ट जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, वो किसके बीच की खड़ी है, अपभ्रंश और पुराने हिंदी के बीच की कड़ी है। एक दूसरे उदाहरण में मैं आपको समझा दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से। जैसे आपका यहाँ देखिए, जैसे आपका है प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा है पार्ट 1 है, यहाँ लिखा जाएगा आर्य भाषा, आर्य भाषा। ठीक है, अब इस आर्य भाषा में क्या खंड है, 3 है। पहला है प्राचीन आर्य भाषा,
दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक, यहाँ भारतीय शब्द जुड़ जाएगा, आधुनिक भारतीय, यहाँ भारतीय विशेष रूप से भारतीय आर्य भाषा। ठीक है। अब इसमें जो है आपका जो प्राचीन आर्य भाषा है इसमें दो खंड है, एक वैदिक संस्कृत है जिसे वैदिक छांदस्य भी कहते हैं, और दूसरा आपका है लौकिक संस्कृत। ठीक है। मध्यकालीन में भी 3 पार्ट है। पहला है पाली भाषा, दूसरा है प्राकृत भाषा और तीसरा है अपभ्रंश भाषा। ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्यकालीन में जो है आपका 3 पार्ट है, एक पाली भाषा, एक प्राकृत भाषा और एक अपभ्रंश भाषा। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में भी 3 पार्ट है, एक है प्राचीन, यहाँ ध्यान देने की बात है, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, दूसरा है मध्यकालीन हिंदी और तीसरा है आपका आधुनिक हिंदी। ठीक है, आधुनिक हिंदी। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि अवहट्ट, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। सही बात है। देखिए ये प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आप देख ही रहे हैं यहाँ पर है, और प्राकृत जो है अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश, अवहट्ट जो है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। तो अपभ्रंश भाषा आपका यहाँ है। तो अपभ्रंश भाषा के बाद जो है एक भाषा आती है अवहट्ट। क्या भाषा आती है? अवहट्ट। जहाँ यहाँ पर कोई विशेष मतलब यहाँ समय नहीं दिया गया है, क्योंकि इसकी जो समय है वो 900 से 1100 ईस्वी है, 200 वर्ष काल का है, और अपभ्रंश भाषा का काल जो है 500 से 1000 ईस्वी तक है। ठीक है। तो ये अवहट्ट भाषा जो है प्राचीन या प्रारंभिक, इसे प्राचीन हिंदी भी कह सकते हैं, प्रारंभिक हिंदी दोनों कह सकते हैं। तो प्राचीन हिंदी और अपभ्रंश भाषा के बीच में कौन आ रहा है? अवहट्ट भाषा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अवहट्ट और अपभ्रंश, अवहट्ट भाषा जो है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इसका समय 9वीं सदी से 11वीं सदी तक समय निर्धारण किया गया है। इसका जो समय है अवहट्ट भाषा का वो 9वीं सदी से 11वीं सदी तक है, लेकिन विद्वानों ने, बहुत से विद्वानों ने इसका जो समय काल माना है कि यह जो अवहट्ट भाषा है 11वीं ईस्वी से 14वीं ईस्वी तक चली है, क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत ख़त्म न होती है और न कोई चीज़ तुरंत जो है शुरुआत होती है, धीरे धीरे उसमें शुरुआत होता है और धीरे धीरे ख़त्म होती है। तो जो उसका मेन समय था अवहट्ट भाषा का वो कौन था? 9वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक। लेकिन जो चलता रहा, कब तक चलता रहा? 11वीं सदी से 14वीं सदी तक ये अवहट्ट भाषा चलती रही। साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक चलता रहा। तो इस प्रकार से अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और अच्छा लगे तो आप लोग अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को, जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 9th 10th में हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आप इसको वितरित कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आप लोग जिस प्रकार से हमारा हौसला अफजाई किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप लोगों से अगले वीडियो में फिर कुछ व्याकरण हैं उनको जो है बताने वाला हूँ। धन्यवाद।